हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रीट के लिए। और जैसे पीछे मैंने 3-4 आपको पार्ट करवाए हैं, 4 पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जिनमें रीट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने 1, 2, 3, 4 पार्ट करवा दिए। वो आप थोड़ा सा उस आमीन गौरी सर यूट्यूब चैनल उस पर आप जाके आराम से उस क्वेश्चन को देख सकते हो। हर क्वेश्चन के साथ आपको 4-5 अलग बातें बताई मैंने, जो क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा आप ढंग से उनको लिखो, अलग से याद करो। आज हम दोबारा फिर ये स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। इसमें हम आज क्वेश्चन करेंगे मुख्य मेन क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रीट एग्जाम पीछे एग्जामों में आ गए हैं, वो उनको दोबारा मैंने यहाँ रखा है ताकि आप उसको आराम से कर सकें। चलो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 5। अब देखो इसमें क्वेश्चन पहला देखो, पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में क्या है, अब इसमें क्या लिखा है देखो कि ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। प्रश्न क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड इन, यानी किस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है वो देखना है हमें। और ऊर्ध्वपातन के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, और जहाँ नाम आ जाए ना ऊर्ध्वपातन नाम आ जाए, ऊर्ध्वपातन नाम आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में तुरंत आपकी थोड़ा सा एक बात टिक होनी चाहिए, यानी सब्लिमेशन है क्या। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाए, गैस बन जाए। ठंडा करने पर वापस गैस तुरंत वापस क्या ठोस बन जाए। जिनमें द्रव अवस्था नहीं होती उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, और जिनमें एक क्रिया होती है उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो ऊर्ध्वपातन क्रिया में कौन कौन से पदार्थ में होती क्रिया, ये थोड़ा याद रखना आपको। एक याद रखना है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, जिसको बोलते हैं नौसादर, नौसादर ही बोलते हैं। एक याद रखना आपको नेफ्थलीन, नेफ्थलीन होता है। इसके अलावा ठोस आयोडीन, ठोस आयोडीन भी आता है, या शुष्क बर्फ, ये भी थोड़ा इस प्रकार से काम में आता है। एंथ्रासीन ये भी होता है। फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन भी होता है। और इसके अलावा कपूर भी इसके अंदर आता है, कपूर वाला भाग भी आता है ना। ये सारे क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल, ये सारे क्या है, ऊर्ध्वपातज है। और हमें प्रश्न क्या पूछा है, ऊर्ध्वपातन का गुण किस में होता है। अब देखो सोडियम क्लोराइड में, नमक में नहीं होता, ये गलत हो गया। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसमें भी नहीं होता, ये गलत हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें भी नहीं होता। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अब लिखा हमने अमोनियम क्लोराइड यानी जिसको बोलते हैं नौसादर, इसमें पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सी वाला भाग। तो इसका सही उत्तर हो गया सी, पार्ट सी, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। और क्वेश्चन 2 में क्या है, क्या पूछा आपसे कि अम्लीय विलयन का pH हो सकता है। अब pH जो है ना, ध्यान रखना, pH जो है शब्द, ये 2 शब्दों से बना है। P मीन्स होता है फोरेंज, और H मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। फोरेंज मीन्स होता है पावर, शक्ति, और H+ मतलब H+ आयन, यानी किसी विलयन में H+ आयन की सामर्थ्य या शक्ति जो है उसको क्या बोलते हैं, pH कहा जाता है। और इस pH की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, याद रखना, ये सोरेनसन, किसने, सोरेनसन ने pH के बारे में बताया था। और pH का फॉर्मूला क्या होता, लिखते हैं pH बराबर, याद रखना ये फॉर्मूला भी, -log H+ आयन। मतलब किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, मतलब किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, यानी विलयन में H+ आयन कितने हैं उसकी सांद्रता है, उस सांद्रता को क्या बोलते हैं, विलयन की pH कहा जाता है। ये तो अम्ल के लिए लिखते हैं pH। और क्षार जहाँ आ जाए ना, क्षार के लिए लिखेंगे POH, क्षार आएगा ना, क्षार में लिखेंगे POH। क्षार में OH आयन होते हैं तो -log OH- हो जाएगा। और pH और POH दोनों का कुल योग कितना होता है, ध्यान रखना 14 होता है। ध्यान रखना ये pH + POH कुल मान कितना होता है, 14। और pH को अगर हम ऐसे लिखें ना, ऐसे इस तरह से, अगर हम pH की थोड़ी सी टेबल सी बनाएं ऐसे, इस तरह से अगर हम लिखें कि
तो यूँ pH स्टार्ट कहाँ से होती है, ध्यान रखना। अब कई बार pH का मान प्रारंभ होता है 1 से 14, 0 से 14, 7 से 14, 1 से 7 ऐसे, तो क्या कहाँ से आता है, ध्यान रखना 0 से। कई बार लिखते हैं 1 से 14 होता है, लेकिन 1 से 14 नहीं होता, कहाँ होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। ये बीच में पॉइंट 7 है, 7 तो क्या बोलते हैं, उदासीन। और 7 से कम जो होता है इसको बोलते हैं अम्लीय, और 7 से अधिक होता है इसको बोलते हैं क्षारीय। तो अम्लीय में H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा, OH- की कम होती है। क्षारीय में OH- की ज़्यादा, H+ की सांद्रता कम होती है। 7 से इधर चलोगे ना 0 की तरफ, तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। 7 से चलो 14 की तरफ, तो OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है। तो अम्लीय विलयन के बीच होती है 0 से लेकर 7 के बीच, क्षारीय की 7 से लेकर 14 के बीच होती है। तो ये लिखा अम्लीय विलयन का pH कितना होगा, 7 से क्या होगा, कम। 7 से कम राशि कौन सी है, 9 भी ज़्यादा है, 10 भी ज़्यादा है, 7 उदासीन है, तो कम कौन सा है, 3 वाला। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, अम्लीय विलयन की pH कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, जैसे मान मैंने लिख दिया कि H2 + O2, और क्या लिख दिया 2H2O, मैंने यहाँ लिख दिया 2 ऐसे। अब कह दे कि अब इसमें दोनों तरफ किसकी मात्रा बराबर होगी, यानी दोनों तरफ किसकी संख्या समान हो देखना है। अब देखो मोल, क्या मोल की संख्या समान है, हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, क्रिया करके 2 मोल जल के बना रहे हैं, तो मोल समान नहीं है। इधर 2 मोल, इधर 2 और 1 3 मोल हो गए, ये 3 इधर 2, समान नहीं है, तो मोल का गलत हो गया। अणु समान है क्या, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1, कुल 3 अणु, इधर क्या जल के 2 ही अणु हैं, तो अणु भी समान नहीं है। ऐसे आयन भी समान नहीं होते, अगर आयन होते तो। परमाणु क्या होते हैं, तो हमें पीछे लिखा डाल्टन वाले सिद्धांत में कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु भाग लेते हैं। तो देखो परमाणुओं की संख्या हम बराबर करते हैं हमेशा। इधर क्या H कितने हैं, 2 दूनी 4, इधर 4H है, और कितने O है, 2 O है। इधर तक कितने H हो गए, 2 दूनी 4H, कितने O हो गए, 2 एकम 2, 2 हो गए। तो H भी समान है, O भी समान है। इसका मतलब क्या समान होगी, परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान। तो ध्यान रखना रासायनिक संतुलित समीकरण जो होती है ना, उसमें क्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, हमेशा समान रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन 4 में कि हीरे में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध हैं। कहने मतलब है हीरे में कार्बन जो है ना, वो 4 कार्बन एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं। तो हीरे की संरचना जो होती है, हीरा देखो, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ये 3 क्या कार्बन के अपर रूप। कौन से अपर रूप है ये, क्रिस्टलीय। कौन सा अपर रूप है ये, क्रिस्टलीय अपर रूप है ये हीरे के, ये सॉरी कार्बन के। और क्रिस्टलीय अपर रूपों में हीरा, ग्रेफाइट। अब हीरे की संरचना में ना प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से यानी षटकोणीय रूप से घिरकर परतीय संरचना का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हीरे की संरचना में है ना, प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से घिरेगा, 4 से घिरेगा, ऐसे इस तरह से, और 4 कार्बन से गिरेगा। तो इस प्रकार से क्या बनेगा कि चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण। आगे अब ये कार्बन है ना, आगे इधर 2, एक ये 3, इधर गिर जाएगा 1 4, ऐसे इधर भी ये भी कितने, ऐसे 4 से गिर जाएगा। इस तरह आगे क्या है, इस तरह से आगे 4 4 गिरते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, 4 अन्य कार्बन से गिर जाना, यूँ इस तरह से गिरते चले जाएंगे आगे, और 3 इधर, 1 इधर गिरा हुआ है, ऐसे 4 4 से गिरते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एक जालक के समान क्या बन जाएगी, संरचना। और जिसमें जाल या जालक के समान संरचना बन जाए, उसका गलनांक का उतना का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ध्यान रखना, यहाँ तो चतुष्फलकीय टेट्रा लिखा, टेट्राहेड्रल इंग्लिश में लिखा है, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते, चतुष्फलकीय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ये है ना। अब देखो कई बार इसमें पूछ लेते हैं हीरे की संरचना टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय के साथ में एक नाम और आता लिखा हुआ, चतुष्फलकीय जल की संरचना। ध्यान रखना, हीरे की संरचना कैसे होती है, चतुष्फलकीय जल की संरचना होती है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्कर में भाग नहीं लेता है। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है ना, N2 चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर। और नाइट्रोजन चक्कर में क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इसका पौधे यूज नहीं ले सकते, क्या करते हैं, यानी भूमि के अंदर गई, भूमि में जाएगी तो यहाँ राइजोबियम जीवाणु हैं,
क्या करेंगे, इसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं तो नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट का यूज़ कौन करते हैं, प्लांट कर लेते हैं, पौधे। पौधे कौन खा गया, कोई जंतु जीव खा गया, पौधे को जीव खा गया, और जंतु खाएगा तो यानी ये नाइट्रेट नाइट्रोजन किस में आ गई, पेड़ पौधों में आ गई। पेड़ पौधों नाइट्रोजन कहाँ गई, जंतुओं में आ गई। जंतु मर गए या पेड़ पौधे मर गए, ये भी मर गए तो यानी प्रोटीन जो उसका डैमेज होगा, प्रोटीन डैमेज होगा तो क्या बनेगी, अमोनिया बनती है, अमोनिया, है ना। साथ में क्या है, इसमें जीवाणु भी भाग ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड भी बन रहा है नाइट्रोजन साइकिल में। तो इस क्रिया में क्या है, जीवाणु भी भाग लेते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बनता है, अमोनिया भी बनता है। लेकिन CO2 जो है ना, ये नाइट्रोजन चक्कर में भाग नहीं लेता, इसलिए CO2 अलग, कार्बन का अलग चक्कर होता है, CO2 चक्कर अलग है। तो ये इसका सेकंड उत्तर हो गया, CO2 भाग नहीं लेता। उसके बाद देखो छठा, मोनोजाइट अयस्क है, अयस्क है ये, और मोनोजाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए THO2, थ्योरियम ऑक्साइड को बोलते हैं मोनोजाइट। और किसका, ये थ्योरियम का अयस्क है, ये ध्यान रखना, THO2। और यूरेनियम के अंदर भी मोनोजाइट ही काम में लेते हैं, लेकिन मेन किसका अयस्क है, ये थ्योरियम का, मुख्य अयस्क है थ्योरियम का। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, जब बर्फ़ पिघलती है तब, जब बर्फ़ पिघलती है, देखो बर्फ़ का अलग कंसेप्ट है, कोई भी ठोस हो। अब देखिए कहते हैं कि ठोस में अवयवी कणों के बीच दूरी कम है, बिल्कुल पास पास है, द्रव में थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है, फिर गैस में थोड़ी दूरी और ज़्यादा होगी। तो अगर आपके पास ठोस है ना, तो ठोस बिल्कुल कण पास पास है, तो उन्होंने आयतन यानी स्थान कम किया रखा, उसका आयतन कम है, थोड़ा सा आयतन है। गर्म किया ना, अणु एक दूसरे से दूर हुए, दूर हटेंगे तो अधिक स्पेस गिरेगा, अधिक स्पेस गिरेगा, आयतन क्या होगा उसका, बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा ऐसे। फिर और गर्म किया तो अणु एक दूसरे और ज़्यादा दूर होंगे, और अधिक दूर होंगे तो गैस बनेगी, तो आयतन और भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठोस में क्या है, ठोस द्रव गैस, तो ठोस में आयतन कम, द्रव में थोड़ा और अधिक, गैस में सबसे और अधिक आयतन होता है। लेकिन जब बर्फ़ की संरचना बनती है ना, तो बर्फ़ की संरचना में प्रत्येक जल का अणु चतुष्फल के रूप से 4 अन्य जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। जब बर्फ़ की संरचना बनती है ना ऐसे, तो उस अवस्था में एक जल का अणु जो है ना, चतुष्फल के रूप से 4 जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड बना लेता है, एक इधर बना लेता है ऐसे, इस तरह से H बॉन्ड, एक जल का अणु ये जुड़ गया इस तरह से, 2 इधर जुड़ जाएंगे O के साथ, HOH, इस तरह से, एक इधर जुड़ गया यूँ, HOH। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध जो है ना, अधिक दो विद्युत ऋण परमाणुओं के बीच में एक कम विद्युत ऋणता वाला परमाणु आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो बनता है H बॉन्ड। तो 2 O के बीच एक ऐसा आ जाए, तो यहाँ हमने क्या है, H के साथ O जोड़ा है, क्योंकि H इधर है ना, OHO, तो यहाँ H बॉन्ड बन गया। इधर क्या देखो OHO, इसलिए हमने H जोड़ दिया यहाँ, इधर भी क्या OHO, इधर यहाँ बनेगा एक बॉन्ड यहाँ, तो O फिर H फिर H, इस तरह से। यानी और जब इसी प्रकार से फिर आगे वाला जल कण और फिर दोबारा 4 से गिरेगा, ये भी 4 से गिरेंगे, बीच में कि थोड़ा सा यूँ ऐसे स्पेस रह जाएंगे खाली यूँ, और खाली स्पेस रहने से बर्फ़ क्या है, जब जल से बर्फ़ बनेगी तो खाली स्पेस रहने से बीच में स्पेस खाली रहेगा, तो जल जो है थोड़ा सा अपना आयतन बढ़ा लेता है ऐसे, इसलिए बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है जल की तुलना में। ठोसों से उल्टा हो गया अब यहाँ, इसलिए बर्फ़ है ना थोड़ी हल्की होती है, इसलिए बर्फ़ जल की सतह पर तैरना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार SST एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ गया था, ये साइंस का, आर्ट वाली साइंस का प्रश्न आ गया, ये कैसे, भूगोल के हिसाब से क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि बर्फ़ जल की सतह पर तैरती है क्यों, तो वहाँ लिख दी 4 ऑप्शन। तो बर्फ़ जल की सतह पर क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब ये बर्फ़ है ना, अगर इसको हम पिघलाओगे तो उनके बीच में क्या खालिस्तान है, ये खालिस्तान है, ये थोड़ी ये खालिस्तान और ये खालिस्तान बने हुए। जो बर्फ़ पिघलाओगे ना, इसलिए बोलते हो ना कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जल का घनत्व अधिकतम होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे ना, तो बर्फ़ के जो अणु हैं ये जल वाले एक दूसरे के थोड़े पास आएंगे, थोड़ा स्पेस घेरते जाएंगे, थोड़े से कम भाग में बहुत सारे जल के अणु आ जाएंगे, पानी अधिक भारी हो जाएगा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, फिर 4 डिग्री के बाद वापस दूर हटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए बर्फ़ पिघलती है ना 4 डिग्री तक, तो बर्फ़ का आयतन इधर क्या होता है, कम होता है, तो ध्यान रखना। बाकी ठोसों में आयतन बढ़ता है, बर्फ़ में घटता है, ध्यान रखना ये। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन क्या होगा, इसका घटता है, तो आयतन क्या होता है, बर्फ़ का घटता है, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आयतन घटता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अब देखो 4 लिखे हैं सॉल्यूशन यहाँ। अब 3 विलयन है ये, एक को बोलते हैं अति प्रासरणी घोल,
अति प्रासरणीय लिखा ना, हाइपरटोनिक। अब इंग्लिश का नाम लिखा था कई बार हिंदी में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये है ना संप्रासरणीय, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अल्परासरणीय है ना ये, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब देखो आइसो मतलब समान, वे विलयन जिनके प्रासरण दाब के मान समान हो। जिनके प्रासरण दाब के मान समान है ना, उनमें दो अगर विलयन को संपर्क में रख दें तो उनमें से विलायक के अणु किसी भी तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल समान रहेंगे, किसी तरफ अविलायक अणुओं का आगमन या गमन नहीं होता, तो संप्रासरणीय। अति प्रासरणीय में क्या है, अति मतलब ज़्यादा, वह विलयन जिसका प्रासरण दाब का मान क्या हो, ज़्यादा हो। और अधिक प्रासरण दाब, इसका मतलब यूँ है, जैसे लिख दिया आपके पास दो विलयन ए और बी है, यूँ लिख दिया, और ए का प्रासरण दाब का मान 10 है, बी का 5 है, तो ए क्या हो गया, ये तो हो गया हाइपरटोनिक, और बी क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटोनिक, अल्परासरणीय, और ये क्या हो गया अति प्रासरणीय। इसका मतलब इसका प्रासरण दाब का मान क्या है, ज़्यादा है, और जिसका प्रासरण दाब का मान ज़्यादा हो ना, उधर विलायक के अणु क्या जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे, यानी गाढ़ा हो गया विलयन वो। और जिसका हाइपो मतलब कम है, प्रासरण दाब का मान कम, तो वहाँ विलायक के अणु ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर देखें ना, ए से बी, इसका मतलब विलायक किधर जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा। तो अगर किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, किस में रखें कोशिका को आयतन बढ़ जाए। अब कोशिका की तुलना में क्या हो, अगर हाइपरटोनिक पर रखोगे ना तो कोशिका से जल बाहर आ जाएगा, हाइपरटोनिक में रखोगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। हाइपोटोनिक में रखोगे तो कोशिका में पानी अंदर जाएगा, तो कोशिका फूल जाएगी। आइसोटोनिक में रखोगे तो कोशिका में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है, कोशिका आयतन बढ़ जाता है, कोशिका फूल जाएगी। किस में रखें, हाइपोटोनिक में, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो किस में रखेंगे, यानी अल्परासरणीय घोल में रखते हैं, तो हाइपोटोनिक में रखेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग करते हैं। सिरके का नहीं करते, सिरके का उपयोग अचार में करते हैं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा है, इस वक्त खाने में काम में लेते हैं। टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड क्या है, अंगूर है, ये इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, वहाँ भी अचार के अंदर उसको भी काम में लेते हैं। एलम है, ये एलम किसको बोलते हैं, फिटकड़ी को बोलते हैं एलम, ये क्या है, फिटकड़ी है, जिसको पोटास एलम भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, पोटास एलम। फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 3 24H2, ये क्या पोटास एलम है, ये क्या, ये पोटास एलम। और इस पोटास एलम का यूज किस में करते हैं, जल के शुद्धिकरण में होता है। तो जल को शुद्ध करने, जल का शोधन किससे करते हैं, एलम से करते हैं, पोटास एलम। इसका उत्तर क्या हो गया, सी हो गया 9 का। इसका देखो 10 नंबर, उपयुक्त विकल्प द्वारा निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या खाली स्थान, पहला नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब देखो अम्ल इसमें लिखा है कि कौन सा अम्ल है या क्षार किसको लाल नीला कर दे, वो देखना है। अब थोड़ा एक पॉइंट याद रखो आप, ये आपके बहुत एग्जाम में काम आएगा। क्या नाम याद रखो, नाम अनिल याद रखो, एक नाम अनिल। अनिल का मतलब ए मतलब अम्ल, और क्या करेगा अम्ल, नी मतलब नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा, ये ध्यान रखना है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार का नाम आ जाएगा ना, किसका, जहाँ नाम आ जाए क्षार का, सॉरी, और जहाँ क्षार का नाम आ जाए, क्षार में क्या होता है, क्या करेगा क्षार उल्टा कर देगा, लाल लिटमस क्या कर देगा, नीला कर देता है। क्षार लाल को कर देगा, नीला कर देगा। क्या करेगा, लाल को ये नीला कर देगा। अब देखो, अब इसको आप मिला सकते हो, कैसे मिलाएं, क्या लिखा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन करता है, अम्ल। तो यहाँ पहले ऑप्शन में या खालिस्तान में क्या आएगा, अम्ल आएगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और यहाँ क्या आएगा, क्षार क्या करेगा, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीले में बदल देता है। इसका मतलब पहला अम्ल, उसके बाद क्षार, उसके बाद क्या आएगा, लाल आएगा। तो पहले अम्ल, उसके बाद क्षार, उसके बाद लाल, अम्ल क्षार लाल, ये आ गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, डी हो गया। इसका डी उत्तर सही हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, कि सही विकल्प के आगे खाली स्थान भरो। अब देखो
तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तिक प्रकार यानी पीरियोडिक फंक्शन यानी आवर्ती फलन होते हैं। ये किसका कथन है? देखो आवर्त सारणी जो है ना, आवर्त सारणी में 2 आवर्त नियम है। आवर्त नियम 2 है। एक तो है मेंडलीफ का, किसका है? मेंडलीफ का आवर्त नियम है। एक है मोजले का, मोजले का आवर्त नियम, जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम बोलते हैं। मोजले वाले को इसको आधुनिक आवर्त नियम भी बोलते हैं। और मेंडलीफ का पुराना है। मेंडलीफ ने क्या है? परमाणु भार काम में लिया। तत्वों को बांटने के लिए मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार को आधार माना मेंडलीफ ने। और मोजले ने क्या माना? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को क्या माना? आधार माना तत्वों के वर्गीकरण का। अब बाकी दोनों का नियम सेम है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण। अब देखो मेंडलीफ के अनुसार कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो कहा किसने? मेंडलीफ ने, दिमित्री मेंडलीफ। और अगर ये आ जाए कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक नाम आ जाए तो किसका आएगा? मोजले का आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें कि प्रकार उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन। परमाणु द्रव्यमान का नाम किसका आता है? मेंडलीफ। किसका? ये मेंडलीफ का आवर्त नियम है। ये किसका है? मेंडलीफ का है। और अगर यहाँ पर होता ना परमाणु क्रमांक होता है इसकी जगह, द्रव्यमान की जगह, तो किसका होता? फिर आधुनिक आवर्त नियम होता। इसका उत्तर क्या हो गया? सी से ही हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला 12वां, अपमार्जक जटिल लवण है। अपमार्जक किसके जटिल लवण होते हैं? ध्यान रखो किसके होते हैं? कैल्शियम के नहीं होते, मैग्नीशियम के नहीं होते, कार्बन का नहीं होता। किसका होता है? सोडियम के जटिल लवण होते हैं अपमार्जक। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, धातुओं की वेल्डिंग के लिए इनमें से किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? धातु की वेल्डिंग करते हैं ना, उन वेल्डिंग के अंदर एक होती है गैस वेल्डिंग। और गैस वेल्डिंग पीछे मैंने बताया था आपको, एक प्रश्न आया तब कि एसिटिलीन गैस जो होती है ना, एसिटिलीन, उसके साथ ऑक्सीजन गैस को मिला के काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। और इसका यूज होता है गैस वेल्डिंग में। तो गैस वेल्डिंग किसका यूज करेंगे? ऑक्सीजन के साथ किसको काम में लेंगे? एसिटिलीन को काम में लेते हैं। तो किसका आएगा ऑप्शन? ऑक्सीजन व एसिटिलीन को काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी रिट में आया क्वेश्चन है 2011 में टेट में। टंगस्टन तत्व का संकेत। पीछे मैंने आपको संकेत लिखने का तरीका भी बताया, जहाँ मैंने पढ़ा ना स्ट्रक्चर ऑफ ये एटम, ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैंने 4-5 पार्ट कराए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के, उसमें मैंने एलिमेंट कराया ना, देखना वीडियो, उस वीडियो में दिखाया मैंने सब तत्वों के संकेत ही बताया आप कैसे याद रखने। तो टंगस्टन किसका संकेत होता है? डब्लू। डब्लू किसका है? टंगस्टन का संकेत है। इसका उत्तर क्या होगा? ए हो गया। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, वैश्विक उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? भी टेट में रेट में क्वेश्चन आया है। कौन सी है मुख्य रूप से? तो कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है? CO2 से कम, CH4, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर जलवाष्प है, फिर ओजोन है। ऐसे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होती है? CO2। तो उत्तर कौन सा हो गया इसका? CO2 होती है सबसे अधिक मात्रा में, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मेन गैस कौन सी होती है? CO2 होती है। फिर दूसरा अगला प्रश्न 16वां, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, यानी नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर है? तो नाभिक का परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या। नीचे वाले लिखते हैं ना ऐसे, कार्बन 6, 12, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो इसमें 6 क्या है? प्रोटॉन है। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? किसी भी नाभिक का परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या। ये प्रोटॉन की उत्तर क्या होगा इसका? प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या ये क्या है? ये तो नाभिक है, ये तो नाभिक है, इसको बोलते द्रव्यमान संख्या। ये तो क्या है? द्रव्यमान संख्या है ये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए। वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए इनमें से? यानी अगर कहीं प्रयोगशाला में आग लग जाए या कोई एसिड अंदर शरीर में गिर जाए ना, तो हम क्या करें? एसिड को क्या करें? ठंडे पानी से, अधिक पानी से धोना चाहिए पहले। तो उसको धोने के बाद क्या है? कौन सा उपचार करें? अब अम्ल है तो अम्ल को न्यूट्रल करें, किससे करें? क्षार से करें। तो क्षार का यूज करें, बेसिक साल्ट काम में लें। बेसिक साल्ट में किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः पानी से धोना चाहिए। एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना चाहिए, गलत है, एसिड आ गया। सिल्वर नाइट्रेट साफ करना चाहिए, गलत है। साधारण नमक लगाना चाहिए, नमक लगाना आता है बल्द, यानी ये नमक लगाने से क्या है? जलन हो जाएगी। बोलते हैं बल्द लाग जाएगी, तो ये तो है ही नहीं। कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से पुनः इसको क्या है? ठंडे पानी से धोना चाहिए मिला के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 वापस आ गया। देखो, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि के स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं क्या कहलाएगा?
तो जो बताया मैंने, दीमक, मक्खी, केचुए के लिए क्या लेते हैं काम में? टेरिटियम। क्या काम लेते हैं ये? टेरिटियम। ये तो किसके लिए? मक्खी है नहीं, ये दीमक, केचुए, इसके लिए टेरिटियम होता है। एक होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है? जलीय जीव एक्वेरियम में आते हैं। वाइवेरियम किस में आते हैं? वायुवीय जीव इसमें आते हैं। एक वाइवेरियम के अंदर आते हैं सारे वायुवीय जीव, इसके अंदर आएंगे सारे। हर्बेरियम अभी बताया मैंने पीछे, हर्बेरियम में पत्तियों को क्या है, सीड पर लगाना होगा, कहलाता है हर्बेरियम। तो इसमें दीमक, कछुए के लिए क्या आएगा? टेरिटियम आएगा, ये टेरिटियम।